Hello and welcome everyone. Welcome to Wings एक उड़ान in collaboration with Sumya IAS. Recently कल शाम में अराउंड 7-8 बजे के करीब JKAS 2022 कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट रिलीज़ किए गए. कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसका ऑफिशियल नाम है. लोकल लैंग्वेज में या आसान भाषा में तो हम इसको JKAS ही बोलते आए हैं. सो अगेन अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशनल स्टोरीज, अ लॉट ऑफ पीपल जो अपने डिसएडवांटेजेस को ओवरकम करके इस एग्ज़ाम में जिन्होंने सक्सेस हासिल की और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में मिस इंशा खालिद. एंड इंशा जो है अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करेंगी. उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंशा के फादर से मैंने बहुत मार खाई है. इनके फादर मेरे टीचर रह चुके हैं और एक ऐसा साइकिल चला ये कि एक दिन अचानक इनसे मुलाकात हुई और बातों बातों में पता चला कि ये मेरे रेस्पेक्टेबल मेरे टीचर की डॉटर हैं और उनने बहुत सिखाया मुझे अपने वक्त पे. और मुझे खुशी है कि आज इंशा ने उनका नाम बहुत रोशन किया है और कुछ थोड़ा बहुत शायद अब एक टीचर के पे बैक तो आप कभी भी नहीं कर सकते, बट मुझे खुशी है कि किसी हद तक कहीं ना कहीं मैं किसी काम आ सका अपने टीचर के डॉटर की किसी भी सक्सेस स्टोरी में. सो आई एम वेरी हैप्पी इन दैट सेंस. वेलकम इंशा, वेलकम टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच सर. सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो. यू हैव सिक्योर्ड 27th रैंक. यस सर. वेरी अमेजिंग परफॉर्मेंस. टॉप 30s टॉप 50s में भी आना एक बहुत बड़ी बात है. सो जो टॉप 50s में आते हैं दे आर द बेस्ट परफॉर्मिंग पीपल. जितने लोग भी करते हैं, बाकी लोग भी सिलेक्ट होते हैं, डेफिनेटली उनकी भी मेहनत है, बट आप टॉपर्स में से आई हैं तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. सो सबसे पहले इंशा, लेट अस टॉक अबाउट, बहुत से लोग जानना चाहते हो कि आप बेसिकली कहाँ से हैं, आपका ग्रेजुएशन बैकग्राउंड क्या रहा एंड ऑल दीज थिंग्स. सब कुछ अपने बारे में बताइए. सर बेसिकली मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा बदरवाह से हूँ. मेरी स्कूलिंग जो 12th तक है वो बदरवाह में ही हुई है. पहले 10th तक मैंने ग्रीन मॉडल एकेडमी में पढ़ा. फिर उसके बाद 11th-12th मेरी गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बदरवाह में स्कूलिंग हो गई. और उसके बाद मैंने बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम योगानंदा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू. तो उसके बाद फिर मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करने लगी. उसके बाद मैंने इसी लिए टाइम डिवोट किया टोटली. ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हुई आपकी? मेरी 2018 में हुई थी. 2018 से लेकर अभी तक अब लगातार हाँ, प्रिपेयर करे? 2019 से ऐसा मैंने स्टार्ट किया था. 19 में पहला एग्जाम हुआ था जो 2018 की नोटिफिकेशन आई थी? नहीं, वो 18 में ही हुआ था. ओके. तो मेरा तो 2019 से प्रिपरेशन स्टार्ट हुई. ओके, आपने 18 में नहीं दिया, आपने 19 में किया. हाँ. एंड द फर्स्ट एग्जाम वाज 2021. 2021, यस सर. तो आपको बता दूं कि 2021 के एग्जाम में भी ये इंटरव्यू स्टेज तक पहुंची हैं एंड बहुत ही कम मार्क्स से इनका फाइनल सिलेक्शन रहा. आई गेस 4 मार्क्स से कराया गया था. सो शी इज ऑलरेडी अपीयर्ड फॉर दैट. पहले ही अटेम्प्ट में इंटरव्यू स्टेज तक भी पहुंचना और इतना क्लोज मार्जिन से रहना बहुत डिस्करेजिंग भी रहा होगा. बहुत ज़्यादा. हाउएवर एट द सेम टाइम जब हम अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं, हम मेंटोरशिप फील्ड में हैं, तो टू अस इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट इफ यू reach the interview stage in the very first attempt. Yes sir. So tell us about your first attempt. कैसे प्रिपेयर करना शुरू किया और what kind of schedule you made for yourself, study material वगैरह ऐसा बताएं. सर बेसिकली 2019 में मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की. वही बेसिक जो सारे पढ़ते हैं NCERTs वगैरह से ही स्टार्ट किया. जब मैंने बुक्स देखी तो मुझे लगा कि मुझे कोचिंग की एज सच कोई नीड नहीं है. हाँ, इसमें थोड़ा आपको कोई गाइडेंस होनी चाहिए, बट अगर आप उतना कर पा रहे हैं तो आप NCERTs वगैरह ये सब बेसिक कर सकते हैं. और ये सब्जेक्टिव है, ये हर एक पे डिपेंड करता है. तो जब मैंने वो पढ़ा तो फिर मुझे लगा नहीं, साथ साथ में टेस्ट देती गई ये वो. फिर बीच में कोविड का फेज़ आ गया तो उसमें एग्ज़ाम्स नहीं हुए. फिर थोड़ा डिस्टर्बेंस. फिर जब ये नोटिफिकेशन आई 2021 की, आई गेस फर्स्ट नोटिफिकेशन थी, तो उसमें मैं प्रीलिम्स में अपेयर हो गई. टेस्ट मैंने रेगुलरली, ट्यूशन मैंने नहीं की थी बट मैंने टेस्ट दिए थे. उड़ान के भी दिए थे, बाकी 1-2 जगह के भी, विजन के भी दिए थे. टेस्ट से मुझे लगा कि नहीं, मेरा प्रीलिम्स हो सकता है. फिर जब मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ फिर मैंने मेंस के लिए फुली मेंस डिवोटेड प्रिपरेशन की. और इसमें मेरे कज़िन ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की. तो अगर मैंने कोचिंग नहीं की थी लेकिन मुझे गाइडेंस मेरे कज़िन की बहुत मिली थी.
तो उनने मुझे बताया क्या क्या करना है। सर इस फील्ड में मुझे लगता है कि जितना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है उतनी ज़्यादा वास्ट रिसोर्सेज अवेलेबल है मार्केट में, और अगर हम हर एक पढ़ने लगें तो हम वो कोई कंप्लीट होगा नहीं टाइम से। और जब तक आप एक बुक को 2-3 बार रिवाइज़ नहीं करोगे, मुझे नहीं लगता है वो फ्रूटफुल है। अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक रख रहे हो लेकिन उसको 4 बार रिवाइज़ कर रहे हो तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल है, ऐसा मुझे लगता है। फिर मैंने मेंस के टेस्ट दिए तो मेरा टेस्ट में अच्छा स्कोर आता था, तो मुझे वहाँ से अपनी परफॉर्मेंस पता लगने लगी कि मुझे कहाँ पे और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो जब तक मेंस आया तो मैं फुली प्रिपेयर्ड थी मेंस के लिए, तो इसलिए वो अगर मेरा पहला मेंस था लेकिन मैं फुली प्रिपेयर्ड थी उसके लिए, मेरा ऑप्शनल अच्छे से प्रिपेयर था, मैंने टेस्ट वगैरह दिए थे। तो फिर जब मेरा मेंस हो गया तो वो थोड़े जीएस के पेपर्स आए थे, थोड़ा मुझे याद है मैं बड़ा हो गई थी डिमोटिवेट, मुझे लग रहा था नहीं। नंबर ही लिखा था अपने पे। हाँ वो एग्जैक्टली, मैं तब आपसे मैंने किया था, वो भी थोड़ी गड़बड़ हो गई थी और जीएस के वो पेपर्स भी कुछ अच्छे नहीं हुए थे। तो फिर 6-7 मंथ्स का पीरियड आया बीच में, उनने रिज़ल्ट आउट नहीं किया तब तक बिल्कुल ही। फिर इसका प्रीलिम्स हो गया बीच में, तो थोड़ा था कि हाँ वो कज़न बार बार बोलते थे मुझे नहीं तेरा हो जाएगा मेंस, तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए वो, पर मुझे लगता था वो ख़राब हुआ और फर्स्ट टाइम मेंस था, कभी दिया नहीं था। तो इन शॉर्ट फिर मेरा आ गया इंटरव्यू कॉल आ गई, बट अनलकीली या क्या बोलूँ मेरा सेकंड डे ही आ गया इंटरव्यू। मैं उतना प्रिपेयर्ड नहीं थी इंटरव्यू के लिए, फ़र्स्ट टाइम था, 15 डेज लेफ्ट एंड मेरी आपसे तब बात हो गई। आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया, गाइड किया, बट वो ना सेकंड डे ना मैंने कोई ट्रांसक्रिप्ट पढ़ी थी ना कुछ, तो मैं ऐसे ही समझो चली गई। तो ऐसा उतना भी कोई हुआ नहीं था, ठीक ही हुआ था इंटरव्यू, बट फिर जब फाइनल रिज़ल्ट आया तो उस टाइम तो वो 4 मार्क्स तो बहुत ज़्यादा करते हैं। हाँ आधे। तो आपसे मेरी बात हुई तब सर, वो टाइम होता है ना कि उस टाइम इंसान किसी से बात नहीं कर पाता है, तो लेकिन फिर होता है पता होता है कि कौन उस वक्त थोड़ा गाइड करेगा। मेरी आपसे बात हुई थी, मेरी 1-2 कज़िन से, टीचर से बात हुई, वो बोल रहे थे नहीं ये पॉजिटिव वे में लो आप कि आप फर्स्ट टाइम में 4 मार्क्स से रहे हो, कोई मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाता है, ऐसा ये। तो फिर मुझे भी लगने लगा कि अगर इस टाइम मैं ये, और मुझे अपने कज़न की एक बात याद आने लगी, वो जब रिज़ल्ट आया उसने मुझे एक ही बात बोली कि अगर तू आज रो रही है तो 25-30 दिन के बाद तेरा नया मेंस है, और तू ये याद रख कि तूने उस दिन भी रोना है, अब तू ये डिसाइड कर कि तूने आज रोना है या उस दिन भी रोना है। तो मुझे लगा नहीं अगर मैं, और वो बोल लगा कि इतना क्लोज थी तू तो इट मीन्स तेरी प्रिपरेशन है अच्छी, तो उसी को आप थोड़ा और बूस्ट करो। फिर बस वही मेंस दे दिया। जो आपकी कज़न है ये खुद ही इज ऑल्सो सिविल सर्वेंट? नहीं उनने प्रिपरेशन की है, उनने मेंस दिया है उनने, बट इंटरव्यू स्टेज तक वो नहीं पहुंचे। सर मुझे लगता है इस प्रिपरेशन में ज़रूरी नहीं है कोई जो टॉपर होगा या जिसने क्वालिफाई किया होगा वही आपको गाइड कर सकता है। जिसने अच्छे से प्रिपरेशन की होगी ना, जिसको पता होगा कि इधर क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं पढ़ना है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई कम्प्लीटली एग्री। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो इस इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं, हाँ। दे आर ऑल दोज पीपल हु कुड नॉट मेक इट एज अ फाइनल। एग्जैक्टली। एंड अक्सर क्या होता है कि जब हमारे भी कुछ वीडियोस वगैरह आते हैं, अक्सर हमारे कमेंट सेक्शन में भी लोग डाल देते हैं कि यार आप लोगों का खुद नहीं हुआ तो आप लोग गाइड कर रहे हो लोगों को। और ऑब्वियसली बात है कि जो कोचिंग इंडस्ट्री में है या फिर मेंटोरशिप की फील्ड में है या फिर इस चीज़ में है, दे हेल्प पीपल टू अवॉइड दोज मिस्टेक्स जो हमने की होती हैं। और वक्त पे क्या होता है, स्टार्टिंग में हर इंसान को ये जल्दी होती है कि पहले ही अटेम्प्ट में करूं। हाँ। उस टाइम पे अगर आपको कोई अच्छा मेंटोर मिल जाए, जैसे आपके कज़न थे आपके पास, तो उन्होंने आपको सभी गलतियों को अवॉइड करने से बचा लिया जो हमने अपने टाइम पे की होंगी, हमने अपने टाइम पे की होंगी। तो मेंटोरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगेन एट द एंड ऑफ द डे एन एग्जाम कैन नॉट डिसाइड योर वर्थ। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बट ये एग्जाम, ये पढ़ाई आपको बहुत नॉलेज और एक ओवरव्यू दे देती है जिसमें आप किसी भी सेक्टर में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आई कम्प्लीटली एग्री कि मेंटोरशिप जो है आपके जो कज़न ने आपको दी है, दैट इज अ वेरी बिग रोल टू प्ले इन योर सिलेक्शन। और जहाँ तक आपको लग रहा है, मैंने आपके इंटरव्यू के नोट्स भी तब देखे थे, यू हैड मेड अ डिटेल्ड नोट्स। मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी के इतने डिटेल्ड नोट्स इंटरव्यू के देखे थे। मैंने जीएस के देखे थे, मैंने आंसर राइटिंग देखी थी, मैंने प्रीलिम्स के देखे थे, बट जितना ऑर्गेनाइज्ड वे में और जितने डिटेल में आपने अपने इंटरव्यू के नोट्स बनाए थे,
आई डोंट थिंक जो आपका फर्स्ट टाइम था वो कहीं कमी थी। अब वही बात है ना कि सब्जेक्टिव चीज़ है, इंटरव्यू में Yes, sir. 4-5 नंबर आपको एक्स्ट्रा दे दिए होते तो आप इन होते। यस सर। तो खैर ये हो सकता है कि अगर आपको लास्ट टाइम 4-5 नंबर एक्स्ट्रा दिए होते तो आपका रैंक पीछे आ जाता। यस ऊपर वाले ने चाहा था कि आपका रैंक टॉप में आए, तो इस बार आपका सर, आप ये बार बार बोलते थे और मुझे याद भी, आपका मैसेज भी आया था मुझे कि मे बी रैंक अच्छा नहीं होता, नेक्स्ट टाइम आपका ज़्यादा अच्छा रैंक हो। उस टाइम वो समझ नहीं आता है क्योंकि उस टाइम इंसान बहुत सैड वगैरह है, वो सारी फीलिंग्स होती है, बट टाइम के साथ पता लगता है कि नहीं, ये वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज टाइप वही है। और इस टाइम पे आप टॉप में फिगर कर रहे हो। नाउ इट विल इम्पैक्ट योर होल करियर, यस प्रमोशन से लेकर प्राइम पोस्टिंग से लेकर। जब तहसीलदार बनते हैं, जो प्राइम पोस्टिंग्स होती हैं तो पहले टॉपर्स को दी जाती हैं एंड देन अदर पीपल आर प्रेफर्ड। तो ये तो रूल रेगुलेशन है। अच्छा, अब हम बात करें, थोड़ा और डिटेल में जाते हैं, पहले अटेम्प्ट और दूसरे अटेम्प्ट। देखिए, मैं वो बात नहीं करूँगा, हमने बहुत बार हमारे चैनल पे वो बात की भी है कि कैसे पढ़ना है, कौन से बुक रिसोर्स करने हैं। रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, एनसीईआरटी सबको पता है। सो आई वुड लिमिट द इंटरव्यू टूवर्ड्स कि आपने पहले अटेम्प्ट में, आपको क्या लगता है कि क्या कमी थी? मैं जीएस की पर्सपेक्टिव से बोलूँगा, या फिर अगर कमी नहीं भी थी लेकिन आपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव किया ही होगा, Yes. क्योंकि आपके पास टाइम था। यस तो आप बताइए कि पहले अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट को जब आप कंपेयर करते हैं तो व्हाट डिड यू डू एक्स्ट्रा इन योर सेकंड अटेम्प्ट? सर, पहले तो ये है कि अगर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, वो ऑटोमेटिकली मेरी सेकंड अटेम्प्ट में उसने मुझे हेल्प किया। ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल अनप्रिपेयर्ड या कुछ ऐसा चली गई थी, नहीं, मेरी अच्छी प्रिपरेशन थी। तो हाँ, इस बार मैंने थोड़ा ऐड ऑन किया उसको, बट ऐसा नहीं है कि मैंने कोई ड्रास्टिक चेंज, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, 1 मंथ का टाइम था और उसमें ऐसी कोई चीज़ हम नहीं कर सकते थे, एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते थे उस टाइम। मैं एडअप कर सकती थी थोड़ा बहुत, बट मुझे लगने लगा कि अगर मेरा इतना स्कोर आया है और अगर मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया है तो मे बी मेरे मेंस में अच्छा, क्योंकि तब तक मेंस के मार्क्स आउट नहीं हुए थे जब तक हमारा मेंस हुआ था। तो फिर मुझे लगने लगा कि नहीं, मेरा मेंस का स्कोर अच्छा आया होगा, तभी मेरा थोड़ा, अगर ये रहा भी तो मैंने वही सेम रखा। हाँ, थोड़ा बहुत चेंजेस मैंने की, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर्स, वो मैंने पिछली बार भी किए थे। मुझे लगता है जितना प्रीवियस ईयर्स आपको हेल्प करते हैं ना, जैसे अगर हम पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, जितनी इम्पोर्टेंट लक्ष्मीकांत है उतने ही प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे को जहाँ तक ये लगा। यूपीएससी के आप 2013 से 2021 तक मैंने हर एक क्वेश्चन लिखा है खुद से। ज़रूरी नहीं है आपको सारा कंटेंट पता हो, आप कोई भी क्वेश्चन उठाओ और आप उसको गूगल पे डालो, आगे से यूपीएससी लिख दो। कोई भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप, लेकिन उसके प्रीवियस ईयर्स करो। जितनी बुक इम्पॉर्टेंट है उतनी प्रीवियस ईयर्स। उससे क्या हो जाएगा, एक तो आपको जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कोई बुक है उसका जो टॉपिक्स है उसमें बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप वो थीम प्रिपेयर करके जा रहे हो। जब आप प्रीवियस ईयर्स करोगे इतने साल में, अगर 10 साल में वो 3-4 बार थीम रिपीट हो रही है, आपका वो टॉपिक ऑटोमेटिकली रिवाइज हो जाएगा और आप इम्पॉर्टेंट कोई पार्ट छोड़ के नहीं जाओगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थी। और सर, मेरे को लगता है जो मेरे ऑर्गेनाइज नोट्स जो आपने बोला, मैंने मेंस के भी ऑर्गेनाइज नोट्स बनाए थे। उसमें मैंने क्या किया था कि अगर मैं कोई एक बुक पढ़ रही हूँ, लेट्स से पॉलिटी पढ़ रही हूँ मैं, अब मेरी सेल्फ स्टडी थी तो मुझे ऑब्वियसली यूट्यूब से आपका चैनल देखती थी, बाकी चैनल्स देखती थी, तो मैं क्या करती थी, पॉलिटी साथ रखती थी, आपका चैनल देखती थी, उधर से जो जो आता था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं नोटबुक में लिख लेती थी, अपने नोट्स मेन। और क्या होता था, जब मैं टेस्ट देती थी मुझे वहाँ पे लगता था कि अच्छा ये वाला मेरे नोट्स में नहीं इंक्लूडेड है, बीट प्रीलिम्स के या मेंस का, वो मैंने उस सब का। अब क्या होता है, अगर आप बुक पे ही सारा लिखने लगो वो बहुत ज़्यादा बल्कि हो जाती है और आप वो रिवाइज़ नहीं कर पाते हो। तो मुझे लगता है मेरी प्रिपरेशन में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, एक जो मेरे ऑर्गेनाइज नोट्स थे और दूसरा जो मैंने प्रीवियस ईयर्स, मुझे याद है आपने मुझे बीच एग्ज़ाम्स में भी कॉल की थी कि इंशा प्रीवियस ईयर्स आ रहे हैं, आपने किए हैं। मैंने आपको बोला था सर मैं वो करके गई हूँ। और ये भी हुआ कि कुछ पेपर ऐसे थे कि मुझे सोचने का नहीं वहाँ लगा, मुझे लगने लगा हाँ ये तो मैंने पढ़ा, इसमें ये लिखना है, उतना ही जल्दी वो अटैम्प्ट हो जाता था पेपर मेरा। पिछली बार 3-4 क्वेश्चन स्किप हो गए थे, टाइम मिसमैनेज हो गया था। तो इस बार मैं इतना डिवोटेड थी कि नहीं, मुझे टाइम से करना है, पूरा करना है, कुछ भी लिख के आओ मगर लिखना है। तो जब मैंने वो प्रीवियस ईयर्स उसमें देखा तो उससे कम टाइम लगता है, आप ज़्यादा जो कोई और क्वेश्चन है आप उस पर ज़्यादा टाइम डिवोट करोगे। और मुझे लगता है आधे लोगों की ऐसी मेंटालिटी होती है कि ये क्वेश्चन कहाँ है, सेम टू सेम ये डालेंगे।
सेम क्वेश्चन नहीं डालेंगे, बट थीम तो वही है ना। अगर आपने मेन पॉइंट्स एक क्वेश्चन के किए आप तो वो भी लिख सकते हो। तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। तो जब मैंने मेन लिखना था तो उस टाइम पे 1 मंथ का टाइम था, मैं कुछ नया नहीं पढ़ सकती थी। मैंने उस वक्त, वो कज़िन ने मुझे बोला कि तेरे नोट्स बहुत अच्छे हैं, तो उन नोट्स को रिवाइज़ कर और साथ साथ अपना करंट अफेयर अपडेट कर, क्योंकि करंट अफेयर के बिना आप कुछ कर नहीं सकते हो। तो वो करंट अफेयर मैंने अपडेट किया उस 1 महीने में, और मैंने अपने नोट्स रिवाइज़ किए और वही प्रीवियस ईयर, तो वो मैंने अपना मेंस दिया। अभी मार्क्स आउट नहीं हुए, तो मुझे लगता है वही हेल्पफुल हुआ होगा मेरे लिए। बिल्कुल। जो आपके, जहाँ तक मैं समझ पाया आपके इस पूरे डिस्कशन का जो इसका निष्कर्ष अगर हम निकालेंगे, एक तो आपके ऑर्गेनाइज नोट्स, Yes. वो मुझे जिस दिन मैं पहली बार देखा था मैं उसी दिन समझ गया था कि इट वाज अ वेरी यूनिक स्किल सेट। Yes. हम पढ़ते सारे हैं, मैं अपनी बात करूं तो मैंने आज के टाइम पे भी मुझे लेक्चर के लिए पढ़ना होता है तो आई एम नॉट एबल टू एक्चुअली कैटेगराइज। होता है ना कि Yes. फाइलिंग सिस्टम होता है आपके घर में भी Yes. कि आप ये चीज़ यहाँ रखोगे, आप कोई भी आपकी चीज़ को देख के समझ जाएगा कि हाँ ये पूरी फॉर्मेटिंग है, जिसको मैं फॉर्मेटिंग बोलूँगा। अगर एक पैराग्राफ फॉर्मेट में पूरा बड़ा पैराग्राफ लिखा है, वो बहुत कंटेंट अच्छा है, बट वो पढ़ने में ही मन नहीं करेगा उसको दोबारा। हाउएवर योर फ्लोचार्ट डायग्राम्स और छोटे मोटे वो फॉन्ट साइज को ऊपर नीचे करना, कहीं पर कैपिटल में लिखना, कहीं पर स्मॉल पे लिखना, जो मैं बात कर रहा हूँ कलर पेन। डिफरेंट कलर पेन, वो इंटरव्यू के नोट्स देख के मुझे लगा था कि यार नोट मेकिंग स्किल बहुत ज़बरदस्त है। यस सर। इसी से मैं भूल ना जाऊँ, पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ नोट्स हमारे साथ शेयर कर देना। वी विल शेयर इट ऑन आवर टेलीग्राम, श्योर। और ताकि बच्चों को, जो बाकी एस्पिरेंट्स, उनको पता चले कैसे बनाना चाहिए। इनफैक्ट आई ऑल्सो रिकमेंड टू एवरी सेलेक्टेड कैंडिडेट कि आप अपना टेलीग्राम चैनल भी बनाओ। होता क्या है ना कि 1 साल आपके पास होता है when you can actually help people out. Yes. The moment you enter into services, within 1 year आप कहीं तहसीलदार लग चुके होगे इंशाल्लाह, और फिर आप वहाँ जाके इतने बिजी हो जाओगे आप किसी की हेल्प नहीं कर पाओगे। लास्ट ईयर भी जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ, प्रद्युमन रैंक 11, साइमा रैंक 25, ये सब लोगों को मैंने रिक्वेस्ट की कि एक टेलीग्राम चैनल बना दो। वी विल शेयर इट इन आवर टेलीग्राम। आप लोगों के साथ जो लोग कनेक्ट होंगे, आप 1 साल में उनको गाइड कर सकते हैं, क्योंकि फिर आप बहुत बिजी हो जाएंगे। यस सर। तो हमारे साथ भी शेयर कर देना और एक टेलीग्राम ग्रुप बना देना। टेलीग्राम ग्रुप ज़्यादा इंट्रूसिव नहीं बनता, कि व्हाट्सएप ग्रुप तो होता है ना कि एकदम मैसेज में मैसेज आ रहा है। हाँ। टेलीग्राम पे यू पोस्ट इट, यस अब सर। जो बंदा ज्वाइन करता जाएगा वो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक को देखता जाएगा। तो जो कॉमन क्वेश्चन है, मैडम क्या पढ़ा आपने, मैम कैसे तैयारी की, क्या राइटिंग प्रैक्टिस की, Yes. वो आपने एक बार लिख दिया, कोई भी चैनल ज्वाइन करेगा देख लेगा। यस सर, मैंने खुद इससे इतना फायदा उठाया, तो अगर मेरी वजह से तो जरूर, मतलब इट गोज अ लॉन्ग वे, सदका जारिया हो जाएगा ये। दूसरी चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की, कहीं ना कहीं आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा थी। आपने कहा कि 2013 से लेकर 2021 तक आपने सारे आंसर लिखे हुए थे। यस सर। सारे। दैट मीन्स दैट कम्स अराउंड 80 into 7, मतलब हो गया आपका तकरीबन 600 से 700 सवाल आप लिख चुके थे यस सर। एग्जाम में बैठने से पहले। यस। आई रेयरली फाइंड अ पीपल, मैंने खुद नहीं कभी प्रैक्टिस की इतनी, तो डेफिनेटली वन ऑफ पॉइंट टू बी टेकन कि अगर इतना कुछ आपने लिख दिया था, इसका मतलब था कि कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन की थीम या इंस्पिरेशन आप ऑलरेडी देख चुके थे। यस सर, एग्जैक्टली। आज 600 क्वेश्चन जीएस के अटेम्प्ट करना हुई यूपीएससी के, वहीं से कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन केस लेता है, तो थीम तो काफ़ी हद तक कॉमन ही रहती है। इनफैक्ट 2018 का मुझे मेंस पेपर याद है, उसको 2016 से हमने काफ़ी हद तक कॉपी पेस्ट किया था, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गए थे। सो ये आपको पॉइंट्स देने चाहिए। नंबर 1, नोट मेकिंग शुड बी वेरी स्किलफुल। नंबर 2, एक चीज़ को बार बार रिवाइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्बत इसके कि आप एक चीज़ पे 10 चीज़ों को एक बार पढ़ो। नंबर 3, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, चाहे वो फिल्म्स के एमसीक्यू। सॉरी टू नहीं, प्लीज। नोट मेकिंग में मैं ये बोलूँगी कि अब ऐसा भी नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम बुक उठा रहे हो और उसी टाइम आप नोट, आपने ये नहीं करना है कि एक बुक किसी ने छापी है और आप दूसरी खुद छाप रहे हो। ऐसा नहीं है। अगर आपकी कोई बुक 300 पेजेस की है तो आपकी वो 50 मैक्स टू मैक्स 50 पेजेस में आ जानी चाहिए। तो 1-2 रीडिंग्स आप उस बुक की ले लो, आप कोई टेस्ट दे दो, फिर आपको कुछ चीज़ें होती है सर, अभी जैसे बहुत से बच्चे मेरे नोट्स मांगते हैं, मैं देती भी हूँ, बट मैं उनको ये बोलती हूँ कि इस नोट में आप बिल्कुल टोटली डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। आप इन नोट पे बहुत सी चीज़ें होंगी जो मेरे माइंड में है, जो मुझे पता है, ये मुझे याद है, ये मैंने नहीं लिखनी है, तो उनको नहीं पता है कि ये मेरे माइंड में क्या है। तो आप जब 1-2 बार उसका अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख कर ये सारा, फिर आपको जो लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपने उन नोट्स में नोट डाउन करना है। ऐसा नहीं है कि एक इतनी मोटी बुक है और आपकी इतनी सी बन रही है, वो तो और बल्कि हो जाएगा। और लास्ट पे जब आपका जैसे मेंस, अल्टीमेटली हम नोट्स मेंस के लिए बनाते हैं, उसमें प्रीलिम्स भी आ जाता है। तो जब आपका GS1 होगा तो सर GS1 में कितने सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री
हिस्ट्री के ही 4 कंपोनेंट्स हैं, एंशिएंट पढ़नी पड़ती है, नेशनल मूवमेंट वगैरह, फिर ज्योग्राफी उसमें आती है, सोसाइटी। तो अगर आपके हर एक की अलग अलग बुक होगी तो आप वो कर ही नहीं पाओगे टाइम से, और मुझे लगता है जो चीज़ आप रिवाइज नहीं कर पाओगे आप उसके लिए कॉन्फिडेंट नहीं रह पाओगे कि अगर ये आया और मैं एग्ज़ाम में लिख सकता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता है। रिवाइज नहीं की, दैट इज एज गुड एज यू हैव नेवर रेड इट। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। 2016 में यूपीएससी मेंस लिख रहा था मैं। एक तब तक 2016 तक ट्रेंड नहीं था कि वो ऑर्डिनेंस पे या बिल पे सवाल पूछते थे। वो हमेशा एक्ट पे पूछते थे, क्योंकि ऐसा हो सकता था कि ऑर्डिनेंस आया है मॉनसून सेशन में और विंटर सेशन में वो खत्म ही हो गया। तो कभी यूपीएससी ने सवाल पूछे नहीं, कभी ना तो ऑर्डिनेंस पे ना तो बिल पे। बट उस साल पहली बार एक ऑर्डिनेंस पे सवाल आया। तो जब मैंने सवाल पढ़ा तो मैंने देख के उसको छोड़ दिया कि यार ऑर्डिनेंस पे तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो मैं क्या ही बात करूँ। तो जब मैं घर वापस गया तो मैं जस्ट नोट्स चेक कर रहा था, क्योंकि यूपीएससी के सुबह शाम होता पेपर होते तो बहुत कम टाइम होता था। मैंने निकाला कि मैं क्या मैंने कितने पॉइंट लिखे। तो अचानक मेरी नज़र एक पेपर पे पड़ी, उसी ऑर्डिनेंस पे मैंने डिटेल नोट्स बनाए हुए थे, पता नहीं क्यों। अब मैंने ये सोचा कि ऑर्डिनेंस है तो मैंने पढ़ा ही नहीं होगा, मैंने छोड़ दिया होगा, बट शायद मैंने बना दिए थे किसी रीज़न की वजह से। और मुझे एग्जाम में याद तक नहीं था कि मैंने कभी पढ़ा भी है, बिकॉज इतना जमा हो जाता है रिवाइज करने के लिए कि आपने अगर रिवाइज नहीं की, यू वुड नॉट इवन रिमेंबर। So revision, writing and practice again and again, they are the pointers from our discussion. अच्छा, मोटिवेशन लेवल बीच में बहुत डाउन हो जाता है, आपने भी वो फेस किया बीच में से बहुत ज़्यादा। हालांकि कहीं ना कहीं आपके पास वो एक चीज़ दिमाग में थी कि यार आई हैव क्वालिफाइड प्रीलिम्स, देन आई एम क्वालिफाइड मेंस एंड आई ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम इंटरव्यू स्टेज। यस सर। एटलीस्ट आपके दिल में ये था कि यार मैं स्टेज तक पहुंची। यस सर। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रीलिम्स में थोड़ा रुक जाते हैं सीसैट की वजह से, कभी कभार कई लोग मेंस के आगे नहीं निकल पाते। उनके लिए दिमाग में ये प्रेशर बन जाता है कि यार मेंस तक भी नहीं पहुंचे कभी, या फिर अभी इंटरव्यू में पहुंचे ही नहीं। सो हाउ हैव यू बीन एबल टू डील विद दैट वो ना एक एग्जाम एंग्जाइटी, और वो जब इंसान का वो आता है कि एक लो फेज आता है। हाँ सर, ये प्रिपरेशन कोई 2 दिन की नहीं है, और कोई ये भी सोच के नहीं आएगा कि बस मैंने 2 महीने पढ़ना है, फिर मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, 2 महीने पढ़ा, मेंस क्वालिफाई। हर एक को 1-2 साल तो इसमें इन्वेस्ट करने ही है, और डेली 8 to 9 आवर्स तो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट करने ही पड़ते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एंड पे आके फ्रस्ट्रेशन हो जाए। जब आपको लगा कि अच्छा मैंने ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा, अब इसमें कोई भी क्वेश्चन आए मैं तो कर लूँगा, लेकिन जब आप उसका टेस्ट दोगे ना और उस टेस्ट में आपको उतने मार्क्स नहीं आएंगे, उस वक्त भी आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। उस टाइम भी लगता है कि यार क्या मैं डिज़र्व करता हूँ, क्या मैं सच में दे रहा हूँ ये एग्ज़ाम। इतनी बार हो गए सर मेरे प्रीलिम्स वाले जो टेस्ट सीरीज़ में देती थी, मेरा 40 स्कोर आता था, 60 स्कोर आता था, मैं बोलती थी मैं क्या कर रही हूँ। उस टाइम भी डिमोटिवेट हो जाता है इंसान। बाद में तो जितना टाइम होता है उतना तो ज़्यादा ही, मगर स्टार्टिंग में भी हो जाता है। इसका मैं यही बोलूँगी सर कि जब आपने इस फील्ड में आना है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, पहले तो आप किसी के बोलने पे नहीं आओ। जैसे इन दिनों रिज़ल्ट निकला, आप सबके इंटरव्यूज़ आएंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा ग्लोरीफाई किया जाता है रिज़ल्ट को, सबको लगता है यार हमें भी करना है। बस ये जोश में जो आएगा ना वो उतनी जल्दी फिर बैकआउट कर लेता है, क्योंकि जो सोच समझ के आएगा, पूरा सिलेबस देख के आएगा, देखेगा कि अगर मुझे पहला एग्ज़ाम देना और आप बैक टू बैक अगर क्वालिफाई भी कर रहे हो, फिर भी आपको 2 साल लगेंगे इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। 1 साल प्रिपरेशन का और 1 साल आपके एग्ज़ाम प्रोसेस का, 2 ईयर्स आपके मिनिमम इसमें जाने हैं। तो मैं सबको यही बोलती हूँ कि किसी को देख के या मम्मा पापा के प्रेशर में नहीं आओ आपके, अच्छा उसकी बेटी बन गई अब तूने भी बनना है। वो सिर्फ 5 दिन तक, महीने तक चलेगा, लेकिन जब आप खुद आओगे ना उस टाइम होता है लो फेज़ आता है। इसमें मेरी फैमिली ने मेरा बहुत साथ दिया है। वो बहुत बार मुझे हो जाता था, मैं बोलती थी मेरे से नहीं होगा, पापा बोलते थे कोई बात नहीं, एज पापा टीचर है, टीचिंग प्रोफेशन में है, तो वो थोड़ा ज़्यादा रिलेट कर पाते थे। वो बोलते थे कोई बात नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, नहीं करना है ठीक है। वो 1-2 दिन मैं ब्रेक ले लेती थी, वो कुछ नहीं बोलते थे, फिर मैं खुद ही जाती थी, अच्छा मैं पढ़ने लगी, वो बोलते थे अच्छा ठीक है पढ़। तो इसमें फ्रेंड्स बहुत हेल्प करते हैं, कोई कांस्टेंट पुश होना चाहिए, मतलब कोई होना चाहिए आप जिससे बात करो, यार ऐसा फील हो रहा है, और वो आगे से बोले कि नहीं यार तू कर सकता है, इस वक्त है लो फेज़ लेकिन तू कर सकता है। मेरे लिए मेरी फैमिली, इमीडिएट फैमिली, मेरी मम्मा पापा, मेरे 2 भाई हो, फिर मेरे 2-3 फ्रेंड्स, ज़्यादा से मैं कांटेक्ट में नहीं थी, सोशल मीडिया मेरा बंद था, उनसे और कज़िन्स जो 2-3 थे उनसे मैं कांटेक्ट में थी। बस वो
कभी कभी जो फेज़ आता था या तो मैं आउटिंग कर लेती थी, उस पूरे दिन में नहीं पढ़ती थी, थोड़ा माइंड को भी रिलैक्स करना है और साथ साथ वो भी थोड़ा पुश देते रहते थे। तो फिर और जब फिर इंसान इस प्रिपरेशन में आ जाता है फिर तो बोलता है कि नहीं अब तो करके ही निकलना है यहाँ से, तो वो थोड़ा मोटिव। अब आप ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल अगले के डिपेंडेंट रहो कि हाँ तू जब बोलेगा फिर ही मैं कर सकता हूँ, वो भी नहीं है। बट बीच बीच में लो फेज़ हर एक का आता है तो उसको फिर वैसे ही टैकल करना है। मुझे लगता है कि जो हाईलाइट आपकी बात की थी वो ये थी, बाकी सब तो आपने बोला वो कहीं ना कहीं लोगों को पता भी, बट एक चीज़ बहुत अच्छी जो मुझे लगी, जो अगले देखने वालों को भी समझना चाहिए कि पीयर प्रेशर में आके नहीं करना है। एग्जैक्टली। फैमिली ने बोल दिया हाँ जी इंशा का हो गया, हाँ अब तुमको भी करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि इंशा ने कर दिया है। हाँ। तो तुम्हें यही करना है, चाहे तुम्हारा इंटरेस्ट हाँ। MBBS में हो, चाहे तुम्हारा इंटरेस्ट कहीं घूम फिर के तुम्हें फैमिली में एग्जाम्पल सेट होगी इंशा की। हाँ अब हर किसी को मैच इंशा से किया जाएगा, वही गलत चीज़ है। एग्जैक्ट। और ये चीज़ मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम डेली बेसिस पे देखते हैं। आज किसी ने कमेंट में भी किया था, हमने एक अपने मॉक इंटरव्यू का वीडियो डाला रफ़ाकत अजीज़ का, किसी ने लिख दिया आपने हमारे लिए मुसीबत क्रिएट कर दी, अब घर वाले शाम को मुझे बोलेंगे इसने कर लिया तू क्यों नहीं कर रहा, तू क्या कर रहा है यहाँ बैठ के। तो पीयर प्रेशर इज़ अ वेरी बैड थिंग। मैं अगर जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनको भी बोलना चाहूँगा, और जैसा कि इंशा ने भी बताया अभी कि आप जो थोपिए मत, कहीं ना कहीं पुल फैक्टर होना चाहिए, आप अपने आप आकर्षित होने चाहिए इस UPSC प्रिपरेशन की तरफ, ना कि पुश फैक्टर कि आपको पुश किया जा रहा है जाओ पढ़ो। हाँ एग्जैक्ट। सबसे बड़ा मुझे लगता है नेगेटिव तो वही है। हाँ नंबर एक चीज़ तो ये है कि पुश फैक्टर नहीं होना चाहिए, पुल फैक्टर होना चाहिए। नंबर दो ये भी है कि एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या रहे इसके लिए। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि खुदा ना खास्ता आपका अगर नहीं हुआ होता, व्हाट वाज योर एग्जिट स्ट्रैटेजी, कि कैसे निकलना है इस विशियस साइकिल से। अब तो आपके लिए वर्चुअस बन गया, दो ही साइकिल है, वर्चुअस साइकिल, विशियस साइकिल। उसके लिए विशियस रहता है जो इसमें फंसा रहता है, उसके लिए वर्चुअस रहता है जो इससे निकल जाता है बात। तो फॉर यू इट वाज अ वर्चुअस साइकिल, बट दोज पीपल हु आर स्टक 5-6 ईयर्स, मैं ऐसे मेरे फ्रेंड्स को जानता हूँ जिनका इस बार मेंस था, इंटरव्यू भी दिया बट नहीं हो पाया उनका। एक का 10-15 नंबर से रह गया, एक का 20 नंबर से रह गया। एंड आई थिंक ही हैज़ बीन इन द फील्ड फॉर 6-7 ईयर्स। सो एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या थी आपकी सर बेसिकली या फिर प्लान बी? हाँ एग्जैक्टली। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो उस टाइम मुझे नहीं लगता है प्लान बी होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास प्लान बी होगा ना तो आप प्लान ए पे अपना 100% नहीं दे पाओगे। स्टार्टिंग में मैं बोलती हूँ 1 या 2 साल आपको फुल फोकस इस पे ही होना चाहिए कि अगर मैं PSC में या UPSC में अपेयर करने वाला हूँ तो मुझे ये 100% अपना देना है। जैसे मैं बोलूँगी मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है मेरा, लेकिन मैंने कभी कोई फॉर्म भी नहीं भरा जो भी टेक्निकल निकलते थे JEE का, मैंने कभी नहीं, क्योंकि मुझे पता था मैंने वो फील्ड चूज़ नहीं करनी है, मैंने इसी में देना है। जब आप अपना बेस बना लोगे अच्छे से, 1 साल तो मिनिमम है, मैक्सिमम 2 साल, इसमें आप टेस्ट वगैरह दोगे, अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, बेसिक सारा कर लोगे, तो 2 साल के बाद अगर आपका नहीं हो पा रहा है क्लियर तो आप फिर अगले, जैसे बैंक के एग्ज़ाम्स होते हैं, SSB का एग्ज़ाम है, वो थोड़ा हमसे अलग होता है, बट ये है कि आप अगर दिन के फिर 3 आवर्स भी इस प्रिपरेशन को दोगे तो आपका वो कंपनसेट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि कल को JKPSC की कोई नोटिफिकेशन है और आपका सब भूल गया होगा पीछे, या आपको सारा ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा। नहीं, आपके नोट्स यहाँ पे हेल्प करते हैं, वो आपके पास बने हुए हैं। और जब आप अपने नोट्स खुद बनाते हो ना, किसी का फ़ोटोकॉपी नहीं किया हुआ है आपने, तो आपको पता चलता है कि मैंने कहाँ पे क्या लिखा है। और अगर आपको वो बुक पढ़ने में 10 दिन लग रहे हैं तो अपने नोट्स आप 2 दिन में रिवाइज़ कर लोगे। तो मुझे लगता है कि अगर आप 1-2 साल इसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके बाद बाकी एग्ज़ाम्स के लिए ट्राई करो। आप बैंक के लिए मैंने यही सोचा था कि अभी तक तो मेरी अच्छी प्रिपरेशन थी, मेरा बेस भी अच्छा था, तो मुझे लगता था अगर मैं 2-3 आवर्स इस प्रिपरेशन को दूंगी मेरा हो जाएगा। लेकिन अगर इनकेस नहीं हो रहा है तो फिर मैं अब मे बी बैंक के एग्ज़ाम्स देती या JK SSB के एग्ज़ाम्स में प्रिपेयर होती। तो ऐसे मेरे माइंड में अभी यही आ रहा है। तो इसके अलावा आई थिंक दिस इज वी शुड ऑल हैव दैट ह्यूमिलिटी कि एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं एटीट्यूड भी आ जाता है अंदर इंसान के अंदर ना। मुझे याद है मैंने नया प्रोफेशन शुरू किया था, मुझे लगा था भारत का संविधान बस मैं ही जानता हूँ। जो फेसबुक पे कुछ भी बात लिखता था मैं उसको आर्टिकल गिना के बोल देता था। 1 साल बाद तो मैच्योरिटी आती है कि भाई दुनिया बहुत बड़ी है, ये प्रोफेशन बहुत छोटी है, बहुत लोगों को बहुत कुछ पता है, हम लोग भी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। यस सर। तो वो लेवल ऑफ ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि ठीक है
हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बेस्ट दे दो, पहले साल बिल्कुल फोकस्ड रहो, कोई प्लान भी मत रखो, खुदा ना खास्ता 3 4 5 6 साल हाँ। हो रहे हैं तो साथ साथ में दूसरे एग्जाम भी देते रहो, एग्जैक्टली, हाँ। चाहे वो जेके एसएसबी के हों, चाहे वो बैंकिंग के हों, चाहे वो एसएससी के हों, सीजीएल के हों। कोई भी एग्जाम्स, बट टच रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये पढ़ रहे हो, आप करंट अफेयर के टच में हो, करंट अफेयर तो हर एक एग्जाम में आता है, और बेसिक सब्जेक्ट पॉलिटी हिस्ट्री ये तो हर एक एग्जाम में आता है। हाँ, अब हमारे वाले में थोड़ा अलग पूछा जाता है, बेसिक तो आपका वही रहेगा, तो साथ साथ आप इसके टच में भी रहोगे और साथ साथ आप वो भी एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। तो मुझे यही हो जाता था, मैं आपको शायद बोलती भी थी कि सर मुझे बस जॉब हो, फिर थोड़ा मैं रिलैक्स हो जाऊँ। हाँ, तो फाइनेंशियल एज सच कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं थे घर पे, अल्हम्दुलिल्लाह पापा ने हमेशा सपोर्ट किया, वो कोई बात नहीं थी। बट मुझे ऐसा लगता था कि बस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ जाए, फिर मैं एग्ज़ाम दूंगी बाद में, लेकिन इस टाइम जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि सर हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि जहाँ लिमिटेड टाइम होता है लड़की के लिए कि आपने 3-4 साल पढ़ना है, फिर अल्टीमेटली आपकी शादी हो जानी है। तो मुझे लगता था बस उस फेज़ में ही मेरा पहले ही कहीं जॉब हो जाए, क्योंकि उसके बाद फिर बहुत करते, नो डाउट बहुत लोग क्वालिफाई करते हैं, बट मुझे लगता था मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ऑल्दो मम्मा पापा ने हमेशा सपोर्ट किया, उन्हें कभी किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज़ नहीं किया, कोई अगर कुछ बोलता भी था, बट मेरे तक वो बात नहीं पहुंचती थी। बट वो हो जाता है, थोड़ा प्रेशर आ जाता है कि इतने साल हो रहे हैं, 2 साल 3 साल हो गए, कोई जॉब ही नहीं है, कहीं आप जाओ वो पूछेंगे बेटा आप क्या कर रहे हो। उस टाइम तो लगता है क्या बोलेंगे, मतलब कि क्या कर रहे हैं हम, ना कुछ बोल सकते हैं ना कुछ, तो वो फेज भी थोड़ा। जो प्रिपरेशन जिनने कभी खुद नहीं की या जिनके घर में किसी ने नहीं की, वो कभी नहीं समझ पाएंगे इस चीज़ को कि यार यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू वाई नहीं है। ज़रूरी नहीं कि आप मेहनत करो तो उसी बार आपको मिल जाए, ज़रूरी नहीं कि आप 12 घंटे भी दो तो तब भी आपको उसका फल मिल जाएगा। एग्जैक्टली। और it is impossible to make them understand that it's a long process, it's a marathon, it's not a race. एग्जैक्टली। And sometimes it's like if you give your best, आपको लगता है कि मेरे अंदर तो इतना ही था जितना मैं दे सकता था या थी, उसके बाद भी कभी रिजल्ट नहीं मिलता। जैसे लास्ट टाइम आपके साथ देख लो 4 नंबर से रह गया, 4 नंबर कुछ भी नहीं होते हैं, मतलब अगर किसी बोर्ड मेंबर ने 4 नंबर एक्स्ट्रा ही नहीं होते तो आप इन होते, सो 1 साल खा गया। खैर एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड, हर शहर में खैर है। यस। अब आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। हाउ, जहाँ यूपीएससी में तो हम सब लोग पढ़ते ही वुमेन एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। आई वांट टू नो योर ओपिनियन, व्हाई इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट इन पर्टिकुलर फॉर गर्ल्स? सर हमारी सोसाइटी है ही थोड़ी पैट्रियार्कल सोसाइटी, अब चेंज हो रही है नो डाउट, बट माइंडसेट थोड़ा बहुत है ही वही। तो मेरे पापा ने मुझे स्टार्टिंग से ही बोला था कि कुछ भी हो जाए बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी होती है, आप थोड़ा इंडिपेंडेंट फील करो। अब ऐसा भी नहीं है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है आप अगले की सुनो ही नहीं कि बस मेरे पास पैसा है, वो नहीं ऐसा, बट थोड़े बहुत डिसीजन आप अपने ले सकते हो, खुद ले सकते हो, ज़्यादा किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है वो थोड़ा इससे एनहांस होती है। तो मेरी फैमिली में हमेशा मैंने इक्वालिटी देखी है, ऐसा नहीं देखा है कि अच्छा लड़के को ज़्यादा प्रेफरेंस मिल रही है, मेरे को थोड़ा कम। इनफैक्ट हमारे घर में थोड़ा अपोजिट है इसके, मुझे थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है एज़ कम्पेयर टू मेरे भाई वगैरह। लेकिन यही है कि थोड़ा इससे कॉन्फिडेंस आ जाता है बेसिकली, कि आप ये दबे नहीं रहोगे कि हाय मैं कुछ बोलती लेकिन नहीं मैं नहीं बोल सकती हूँ। और जब सर मैं बोलती हूँ ये प्रिपरेशन के बाद ना आपके ओपिनियन चेंज हो जाते हैं। जैसा आप पहले मेरे फ्रेंड्स कुछ ऐसे बोलते थे कि पहले तो और कुछ बात करती थी, अब तो यूपीएससी बात कर रहे हैं। मैं उनको बोलती थी ये क्या होता है यूपीएससी बात, वो बोलते थे तो नहीं समझेगी, बट ना वो ना तेरे ओपिनियन चेंज हो गए हैं। वो एग्जैक्टली ये पढ़ाई हमें सिखाती है कि अगर आप कोई इनजस्टिस देख रहे हो, बीट अपनी फैमिली में ही, आपको पता होगा मेरे राइट्स क्या हैं, आप उसके बारे में ज़रूर नहीं आप बदतमीज़ी करो अगले से, बट आप बोल सकते हो कि नहीं ये ऐसा नहीं होता है। तो और साथ साथ सर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तो मुझे लगता है आज की सोसाइटी में जब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वो बहुत इम्पोर्टेंट है एक लड़की की इंडिपेंडेंस के लिए। और डिसीजन मेकिंग वगैरह अब जो हम पढ़ते हैं बुक्स पे वो तो बिल्कुल अलग होता है, बट डेली में मेरे घर पे तो मुझे यही सिखाया गया है कि आप वो पढ़ो, लेकिन ये है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ज़रूरी नहीं आप ऑफिसर रैंक पे हो, नहीं आप कहीं टीचिंग भी कर सकते हो, कुछ भी हो सकता है, बट इतना होना चाहिए कि आप अपने जो आपके हैं खर्चे वगैरह वो इतना हो कि आप खुद उठा सको।
बेसिकली। और साथ में कहीं ना कहीं इतना पढ़ाई करने के बाद मुझे नहीं लगता आज कोई भी ऐसा घर है या फिर फैमिली है जो लड़कियों को पढ़ाते नहीं। यस पढ़ाता तो हर कोई है, यस सर। लेकिन मान लो किसी ने मास्टर्स किया, पीएचडी किया, आपने इंजीनियरिंग किया, उसके बाद वो करके कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना सोसाइटी में, आपके अपने ही मेंटल हेल्थ के लिए थोड़ा, यस सर। आप इंजीनियर बन गए, आप डॉक्टर बन गए, आपने मास्टर्स कर लिया, आपने पीएचडी कर लिया, उसके बाद अगर आप घर पे बैठे हो हाँ। तो वो टैलेंट वेस्ट है। और अगर यूपीएससी की भाषा में बोलें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम हो रहा है, वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो वो सब चीज़ें हैं। आई कम्प्लीटली एग्री दैट एन एजुकेटेड मदर टीचेज अ होल फैमिली। यस सर एंड एग्जैक्टली। एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस होने से एक आप बेटर मदर, बेटर पर्सन, बेटर गुरु क्लाइंट बनते हो, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा, भद्रवाह से मैं भी हूँ, खैर आप भी हो, और भद्रवाह से इस बार रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे आए और टॉपर भी भद्रवाह से ही हैं। केरला ऑफ JNK भी कहा जाता था एक ज़माने में, इंदिरा गांधी मतलब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने बताया था। और आपके टाइम पे ये भी देखा जा रहा है कि जो दूर दराज के इलाके हैं, बलेसा और समवारा और ये दूर दराज के इलाके, यहाँ से ज़्यादा सिलेक्शन हो रही हैं कंपेयर टू सिटीज़। सिटीज़ तो खैर सिलेक्शन होती भी है, तो इट्स नॉट समथिंग टू बी सरप्राइज्ड अबाउट, बिकॉज सिटी में रिसोर्सेज हैं, गाइडेंस है, मेंटोरशिप है, पीपल आर देयर टू गाइड यू। एग्जैक्टली। So what is according to you has been a prime force behind these recent events की जो results रूरल एरिया से ज़्यादा आ रहे हैं और बाकी जगह पे कम दिख रहे हैं? सर मेरे को तो अब 2012 में मैंने मूव किया था जम्मू, और हम तब से परमानेंटली जम्मू में, बट मेरा आना जाना है बजरा। सर जो आजकल सबसे ज़्यादा वहाँ प्रॉब्लम है वो ड्रग्स की है। जो यूथ हमारा है अभी, जैसे मैं आज की एग्जांपल लूँगी कि अभी तक मुझे जो पता लगा है कि भद्रवाह से सिर्फ लड़कियों ने क्वालिफ़ाई किया है, किसी लड़के ने किया ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि कैपेबल नहीं है, कैपेबल तो सारे ही है वहाँ पे, तभी उसको सेकंड केरला बोला जाता था। बट थोड़ा डिविएशन आई है, यूथ जो है वो गेम्स पबजी वगैरह में ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं। लड़कियों को थोड़ा, और लड़कियां हो गई हैं अब थोड़ी कि नहीं हमें यही टाइम है, और मुझे लगता है जितना कम टाइम होगा ना उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी होती है। हमें पता होता है कि अगर 2-3 साल में एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो ठीक है, वरना तो अल्टीमेटली शादी इज़ द ओनली ऑप्शन, तो वो हो जाएगी। तो जितना कम टाइम है उतनी एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाती है। तो सर मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं वहाँ से, कैपेबल भी हैं बहुत। अब वो थोड़ा हो जाता है ऊपर नीचे, उसका नहीं, लेकिन जो यूथ है जैसे 9, 10, 11, 12, तो आजकल ये ज़्यादा ड्रग्स, वहाँ पे ड्रग्स की प्रॉब्लम है। मुझे लगता है उसकी वजह से थोड़ी वहाँ की एजुकेशन इफ़ेक्ट हो रही है। अदरवाइज़ स्कूलिंग मेरी पूरी वहाँ से हुई है, आज भी वहाँ की स्कूलिंग बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है अगर थोड़ा स्कूलिंग पे और ये ड्रग्स वगैरह पे थोड़ा अगर हम ध्यान देंगे तो और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा भद्रवाह का। ड्रग्स मैंने इस पे रिसेंटली बात भी बहुत हुई, प्रेजेंट पुलिस चीफ हैज आल्सो पॉइंटेड आउट, एंड इनफैक्ट बसंत दत्त जी ने भी पॉइंट आउट, वो रैलीज भी, बाइक रैलीज वगैरह भी हो रही हैं। हाँ, हाउएवर ये कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इट सीम्स लाइक अ बैंडेड ऑन अ अनक्यूरेबल डिजीज जो ये वैली है। कॉज जो है और जो इसका सोर्स है उसको खत्म करना बड़ा जरूरी है। एग्जैक्टली। तो बिल्कुल सही फरमाया आपने कि आने वाली पीढ़ी, बोलते ना आजकल बोल रहे हैं उड़ता पंजाब बोलते थे, उड़ता JNK भी बोलने लगे। हाँ, आई सी इन माई लोकेलिटी ऑल्सो, in my close family friends also a lot of people got addicted, and मतलब कुछ लोग thank God recover हुए, but कुछ लोग नहीं हो पाए and they died ultimately. Yes. So it's a waste of it's a I think it's morally wrong that a person is not able to utilize his or her full potential just because of drugs. उसके अलावा अगर बात करें ओवरऑल सिविल सर्विसेज इकोसिस्टम की, जो इकोसिस्टम क्रिएट हुआ इन द रिसेंट ईयर्स जम्मू कश्मीर में, और जो एग्जामिनेशंस के रिलेटेड डिले हुए, लॉन्ग डिलेज, देखें जो लोग KS में इस बार नहीं हुए, पिछली बार नहीं हुए, वो मुझे लगता है ईजिली एडजस्ट हो सकते थे JKSSB में। चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, चाहे JK PSI हो, VLW विलेज लेवल वर्कर, पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, बट इस डिलेज की वजह से इट वेंट, एंड आई रिमेंबर यू आल्सो अपीयर्ड फॉर वन ऑफ द एग्जाम्स, एंड आई थिंक दैट इज वेरी दैट इज योर ह्यूमिलिटी कि मेरी तरह है, आपने ये नहीं सोचा कि नहीं मैं तो IAS का एग्ज़ाम दे रही हूँ या कुछ, आपने वो एग्ज़ाम भी दिए। और जिस डिले की वजह से एक बहुत ज़्यादा लंबा वक्फा हो गया उन लोगों के लिए जो कई और जगह पर एडजस्ट हो सकते, इनका प्लान भी था ये, जिनका एग्जिट स्ट्रैटेजी थी,
So what according to you could be done to improve this ecosystem of examinations, more transparent, more accountable? सर अब जैसे अब तो बहुत फास्ट हो रहा है ना, कि पिछली बार हमने आई गेस अगस्त में ही प्रीलिम्स हुआ था और इस बार अगस्त में ही फाइनल रिज़ल्ट आउट हो गया। तो चेंजेस आ रहे हैं, JKPSC तो ज़्यादा चेंजेस ला रहा है एज़ कम्पेयर टू SSB। अब जो ये बीच में जो भी केसेस हो गए सर, मैंने देखा है कि कितनी मेंटल हरासमेंट हो जाती है। ऑलरेडी जब आप इस प्रिपरेशन में हो ना, आपकी मेंटल टॉल बहुत इफ़ेक्ट हो जाता है। आप मेंटली इतने हो जाते हो कि यार एक तो जॉब नहीं लग रही है, अगर जॉब नहीं लग रही है एग्ज़ाम्स ही हो जाते, जितना आप ज़्यादा एग्ज़ाम में अपेयर हो जाओगे उतना ही ज़्यादा प्रिपरेशन अच्छी हो जाती है। लेकिन जब एग्ज़ाम्स ही नहीं हो रहे हैं, जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूंगी कि मैं जब 2019 में मैंने स्टार्ट की प्रिपरेशन, 19 में कोई फॉर्म नहीं निकला, 20 में कोई फॉर्म नहीं निकला, 19 में वो 5 अगस्त जो आर्टिकल 370 वो वाला इशू हो गया, नेट बंद हो गया सारा, वो एक साल उसमें चला गया। फिर 2020 कोविड आ गया, वो इतना फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड था कि आप अभी किसी एग्ज़ाम में अपेयर भी नहीं हुए हो और आप ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो। मुझे नहीं लगता है कि ये एक स्टूडेंट या एक एस्पिरेंट के लिए अच्छी चीज़ होगी कि आप एटलीस्ट आप एक अटैम्प्ट दे दो, 2 अटैम्प्ट दे दो, उसके बाद अगर फ्रस्ट्रेशन लेवल आ भी रही है वो जस्टिफाइड है। बट अगर आपने अपेयर ही नहीं किया है किसी में, मुझे याद है जब मैं प्रीलिम्स में गई थी, वो मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स था। हाँ, मैंने UPSC 1-2 बार दिया था, बट मेरा वो प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था। बट मुझे इतना लगता था कि UPSC है बहुत हाई लेवल, मे बी वो नहीं हो क्लियर, बट JKPSC मैं कर सकती हूँ। बट जब पोस्ट ही नहीं निकलती थी, बिल्कुल नहीं होता था, तो वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग पीरियड होता है। और फिर आपका प्रेशर भी होता है कि अच्छा इतने साल से पढ़ रहे हो, कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। आपके घर वाले नहीं, उनको पूरा पता होता है आपने कितनी प्रिपरेशन की होती है, आपने कितना पढ़ा होता है, वो कभी क्वेश्चन नहीं करेंगे। बट आप कहीं बाहर निकलो, वो आपसे पूछेंगे अभी कुछ नहीं किया, ये ज़्यादा प्रेशर बन जाता है। तो मुझे लगता है जितना जल्दी एग्ज़ाम्स हो ना, जैसे जो हम इस बार जनवरी में लिस्ट निकली, ड्रॉप आउट हो गए हमें 2 साल वेट नहीं करना पड़ा। हमारा 1 महीने के बाद मेंस था, वो हम उस प्रोसेस में ही थे, वो हमें कहीं एग्ज़िट नहीं करना पड़ा या कहीं और नहीं, तो साथ हो गया। और विद इन 8 मंथ्स आई गेस सेकंड लिस्ट रिलीज़ हो गई। और जो इस वक्त ड्रॉप आउट हो गए हैं, जो इस लिस्ट में नहीं आ पाए मेरिट लिस्ट में, उनके लिए 1 महीने बाद एक और चांस है। तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसमें ना ज़्यादा आपकी साल वेस्ट हो जाएंगे और साथ आपकी प्रिपरेशन और एडजस्टमेंट भी इतनी हो जाएगी। अब जो JKSSB का ये केस चल रहा है, तो ये जब सब जुडिशियस, उस पर हम ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते हैं। बट ये है कि स्पोकन लाइक सिविल सर्विस रूल पे अप्लाई नहीं हुआ, बोल सकते हो। नहीं सर, लेकिन मैं एज एस्पिरेंट अभी भी एस्पिरेंट ही अभी कंसिडर करती हूँ खुद को। लेकिन ये बहुत मेंटल हेल्थ पे बहुत इफ़ेक्ट करता है ये, तो इसलिए जितना जल्दी एग्ज़ाम्स हो जाएंगे उतना बेटर होता है स्टूडेंट्स के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी, आई गेस। इंडीड क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा है, तो वो कैसे कम हो जाएगा जब आप जॉब्स प्रोवाइड करोगे। अब हर एक कैपेबल नहीं होता है अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, हर एक स्टार्टअप नहीं कर सकता है अपना। तो जो हम जैसे मिडिल क्लास, आई वुड से, हमारे तो एजुकेशन ही हमारी मेन होती है कि अच्छा हम थोड़ा पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा। बहुत से बच्चे मैंने देखा है कि कितने फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं, लेकिन उन एग्ज़ाम्स में अपेयर होते हैं। और जब आपको पता चलता है कि सुबह आपने पेपर देने जाना है और शाम को आपको पता चलता है कि आपका पेपर कैंसिल हो गया है, सर मुझे नहीं लगता वो नाइटमेयर से कम है। तो जितना जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो UPSC और JKS में विशेष साइकिल में फंसे होते हैं, उनके लिए एग्जिट स्ट्रैटेजी जो JKSSB है और बाकी एग्जाम है, वो बड़े आसानी से हो सकती है। हाँ, अब ना तो स्टेट को भी नुकसान हो रहा है बिकॉज प्रोडक्टिव टाइम ऑफ स्टेट इज बीइंग वेस्टेड। जैसे SI की बात करूँ मैं, SI इज द मेन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है तो मेन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर SI है। अब 1200 SI की पोस्ट पिछले 3 साल से एडवर्टाइज्ड हैं और सारे के सारे यंग थे उस फेज में। 28 तक की अपर लिमिट थी, फिर 32 कर दी गई। यस सर। अब वो उनका प्रोडक्टिव ईयर भी वेस्ट हुए और यहाँ से स्टेट को भी प्रोडक्टिव वर्कफोर्स नहीं मिली। सो देयर शुड बी, आई बिलीव देयर शुड बी अ लॉ कि विच इंश्योर्स दैट एनी अनफेयर प्रैक्टिसेस अगर होती हैं, जो भी करता है उसके लिए स्पेशल
वो होना चाहिए एक एग्जाम्पल। एक या दो बंदों की वजह से कोई 100 बंदे नहीं सफ़र करने जाए। मैंने अपने फ्रेंड्स देखे हैं जिनने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट क्वालिफाई किया था, इतना इस वक्त जैसे हमारे घर में इतनी खुशी हो रही है, उनके घर में भी वैसा ही हुआ था। और क्या हो गया, 1 महीने बाद बोल रहे हैं अब आपका है ही नहीं। सर ये मुझे लगता है बहुत इफ़ेक्ट करता है एक एस्पिरेंट की मेंटल हेल्थ पे, और इस प्रिपरेशन में मुझे लगता है मेंटल हेल्थ ठीक होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपने कोई रोड लर्निंग नहीं करनी है। आप जितना समझोगे उस चीज़ को, और वो कब समझोगे, जब आप मेंटली रिलैक्स होंगे। अगर आपको यहाँ से भी बर्डन है, ये है वो है, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है फिर उस एस्पिरेंट के लिए प्रिपरेशन। अच्छा, अब एक बात आपने और बहुत अच्छी बोली कि जब एग्ज़ाम कंटिन्यूसली हो रहे हैं तो जो लोगों का नहीं भी हुआ, अभी मेरे एक स्टूडेंट से बात हो रही थी, ही कुड नॉट क्वालिफाई। अरनदीप कौर और गुरशरण सिंह, ये दो साथ में आते थे। अरनदीप कौर स्कोर्ड 11th रैंक एंड गुरशरण सिंह कुड नॉट। एंड ऑब्वियसली बात होती है कि जब साथ में आप पढ़ रहे होते हो, होता है ना वो, जब 3 इडियट्स में हम बोलते हैं कि जो है ह्यूमन नेचर के बारे में कोई बात पता चली कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन टॉप करे तो भी दुख होता है। तो वो दोनों ने सेम मेहनत की, सिर्फ सब कुछ किया, बट खैर जो भी रीज़न रहा हो, तो लेकिन उसने साथ में ये भी बात बोली कि सर अगला एग्जाम भी आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट। तो मेरे दिमाग में भी पहले स्ट्राइक की कि अगर एग्जाम नहीं होता तो इसके लिए मेंटली और ज़्यादा परेशानी रहती। बहुत तो अगले 1 महीने में एग्जाम अगर कंटिन्यूसली होते रहते हैं तो पिछले नहीं हुआ तो अगले वाले में हो जाएंगे। आपका भी ऐसे हो, पिछला नहीं हो तो अगले वाले में माशाल्लाह हो गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलर एग्जाम प्रोसेस होते रहना। और आई वुड रिक्वेस्ट वाया दिस चैनल की जो PG JKPSC है और बाकी लोग जो भी रिस्पॉन्सिबल एग्जाम कंडक्ट के लिए कंटिन्यूस होते रहे, हाँ, और प्रेफरेबली UPSC के साथ सिंक हो जाए। एग्जैक्टली। UPSC के साथ सिंक नहीं कर पा रहे अभी तक, हाँ। लेट हो रहा है। 8 अक्टूबर पहुंच गई डेट, पहले जुलाई थी, फिर सितंबर हुई, फिर अक्टूबर आ गई। तो आई होप कि एग्जाम के साथ सिंक हो सके। अच्छा, नाउ वी एंटर इन द लास्ट फेज ऑफ इंटरव्यू। व्हाट इज योर सजेशन फॉर दोज हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर प्रीलिम्स फॉर द फर्स्ट टाइम? जो आने वाले 1-1.5 महीना उनको कैसे इस्तेमाल करें उसको? सर पहले तो मुझे लगता है जो इस वक्त ड्रॉप आउट हो गए हैं, मैं उनसे ज़्यादा रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि यही टाइम मैंने भी पिछली बार फेस किया कि रिज़ल्ट निकला। आप जो भी इंटरव्यू देता है ना, अगर उसका कैसा भी होगा ना, वो होपफुल होता है। डेफिनेटली होता है। ऐसा कोई भी नहीं होगा कि वो आएगा बोलेगा मैं नहीं रिज़ल्ट चेक कर रहा हूँ, मेरा तो होना ही नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं होगा। हर कोई होपफुल होता है। और जब आप लिस्ट में अपना नाम नहीं देखते हो, बीट 4 मार्क्स और 40 मार्क्स, इट डजंट मैटर, लेकिन जो उस टाइम हो जाता है, लेकिन अब ये हो जाता है कि अगर आप साथ साथ प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, कम टाइम है, मुझे लगता है जितना कम रोने के लिए टाइम मिले ना उतना बेटर है। ठीक है, अगर मेरा तो 1 महीने से, अगर 1 महीना नहीं, अगर मेरे पास 5 महीने होते, मैंने तो 1 महीना रोने में ही ले जाना था कि क्यों हो गया, अब क्या हो गया। जब 1 महीना था मेरे पास, मुझे पता था 1-2 दिन में मैंने देख लेना है कि ये कहाँ हो गई गलती मेरे से, ठीक है, और मुझे 2-3 दिन में स्टार्ट कर लेना है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है आगे, वो भी प्रिपेयर करना है। तो इसमें जितना कम टाइम है, जो इस वक्त ड्रॉप आउट हो गए हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं, मुझे पूरा पता है, मैं इस फेज़ से गुजर चुकी हूँ, मुझे पता है कितना बुरा फील होता है। बट इतना है कि अगर आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुँचे हो तो आप ज़रूर अगली बार फाइनल लिस्ट में भी आ जाओगे। और ये थोड़ा कॉन्फिडेंस होता भी है इंसान में कि नहीं, मैंने ऑलरेडी बहुत लोगों को, आप मुझे बोलते थे कि अगर आप इस वक्त बिल्कुल नज़दीक आ गए थे, मेरी आई गेस 79-80 कोई रैंक बन रही थी जो कट ऑफ से थोड़ा पीछे था, तो आप बोल रहे थे आप ये नहीं सोचो कि मैं लिस्ट से बाहर हूँ, आप बिल्कुल नज़दीक हो, तो नेक्स्ट टाइम आपको और ज़्यादा चांस होगा। तो मैं पहले उनको यही एडवाइस करूँगी कि 2-3 दिन 4 दिन ले लो आप, जो भी है थोड़ा देखने के लिए सिंक इन। फिर देखो आप कि मेरे में कहाँ पे ड्रॉबैक रहा, कौन सी स्टेज थी ऐसी जहाँ पे मेरे को, किसी का ऑप्शनल अच्छा नहीं हो जाता है, किसी का ऐसे अच्छा नहीं हो जाता है, आप उन पे अपने ड्रॉबैक्स पे काम करो, क्योंकि अभी टाइम है। अब जिनने 1 बार 2 बार प्रीलिम्स क्लियर किया, मुझे नहीं लगता उनके लिए इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा नेक्स्ट प्रीलिम्स क्लियर करना। तो और अभी है भी थोड़ा बहुत टाइम, तो इस टाइम थोड़ा ब्रेक ले लो, जितना टाइम है कुछ भी कर लो ये वो, लेकिन फिर अपने ड्रॉबैक्स देखो कि कहाँ पे हमें हो गया, क्योंकि अगर आप वो ही रिपीट कर रहे हो तो मे बी नेक्स्ट टाइम भी आप इसी जगह होंगे, यही रोना रोना
रोना है उस टाइम भी। तो वही मुझे अपने कज़िन की बात याद आ रही है इस टाइम। वो मुझे बोल रहा था कि इस टाइम तो तू रो रही है, बट वो देख कि तू रो क्यों रही है इस टाइम, ताकि तू नेक्स्ट टाइम ना ये मिस्टेक करे दुआ। तो मुझे उस वक्त लग रहा था पता नहीं कहाँ पे हो गया है, उस टाइम थोड़ा हो जाता है। लेकिन 3-4 दिन के बाद जैसे मुझे सबसे पहला अपना दिखा कि मेरे से 3-4 क्वेश्चंस स्किप हो गए जिनमें मुझे आता था कि मैं लिख सकती थी। एटलीस्ट एक मार्क ही अगर उनमें आया होता, मेरे 4 मार्क्स बन गए होते। हाँ, तो मुझे इतना था कि मैंने इस बार स्पीड में लिखना है, मैंने पूरा पेपर कंप्लीट करना है, ये एक मेरा मेन टारगेट था। मैंने क्योंकि टाइम कम था और मुझे तब फ्रैक्चर भी हो गया था, आपको पता है, तो मैं कहीं टेस्ट देने नहीं जा सकती थी। तो मैंने घर में ही वही 3 आवर्स का टाइमर लगा के, बट मैं मेक श्योर करती थी कि मेरा 3 आवर्स से पहले कंप्लीट हो, क्योंकि वहाँ एंड पे आपको साइन करवाएंगे, अटेंडेंस शीट फिल करवाएंगे, कुछ भी हो सकता है। तो मैं मेक श्योर करती थी कि मेरा पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाए 10 मिनट पहले ही, मैं उतना ही टाइमर लगाती थी। तो वो मेरे लिए हेल्पफुल रहा। इस बार मैंने कोई क्वेश्चन स्किप नहीं किया, भले ही कुछ भी लिख के आई हो लेकिन पूरा करके आई हो। एक तो वो कर सकते हो आप, बाकी अब जो यहाँ तक पहुँचा है सब मुझे लगता है थोड़ा लक का भी पुश है। आज मेरी जगह कोई और हो सकता था यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि मैंने अगर ये रैंक लाई तो बस मैं ही सिर्फ ला सकती थी, ऐसा नहीं है। जो इस वक्त कहीं पे लिस्ट में है, हर कोई डिज़र्व करता है, हर कोई इस लिस्ट में आ सकता था। तो आप इक्वली कैपेबल हो तो आप और कर सकते हो। हाँ, और जो आपने पूछा कि जो अब फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो एग्जैक्टली कितना टाइम है अभी? 1 मंथ। हाँ, 1 मंथ। तो ये टाइम तो मुझे नहीं लगता है कोई नया पढ़ना चाहिए। इस टाइम तो सिर्फ टेस्ट और अपना करंट अफेयर रिवाइज करो, क्योंकि स्टैटिक हमने किया होता है, 2-3 बार रिवाइज करोगे, क्योंकि आपने एलिमिनेशन भी वहाँ यूज़ करनी है। अगर आपने पॉलिटी या हिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है तो उसमें आपको इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा आपको याद आएगा कि अच्छा ये नहीं था, तो मे बी आप आंसर तक पहुँच जाएंगे। ऑल्दो मेरा सबसे डिफ़िकल्ट स्टेज मुझे प्रीलिम्स ही लगती है। हाँ, क्योंकि अगर मुझे हो जाता था कि अगर नहीं आ पाई मैं इस बार भी, फिर भी मुझे दोबारा देना था, तो मुझे हो जाता था हो जाएगा मेरा, ऑल्दो मैंने 2 बार क्लियर किया है बट फिर भी मुझे हो जाता था। तो इस टाइम रिवीजन एंड टेस्ट, ये 2 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कोई नया कुछ नहीं पढ़ो, जो आपने पढ़ा है, जितना पढ़ा है बस उसको रिवाइज़ करो। मल्टीपल रिविजन्स आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चन आंसर तक पहुंचने में, लेकिन नया आप पढ़ के रिवाइज़ नहीं कर सकते हो। तो टेस्ट में भी फुल लेंथ तो ज़्यादा बेटर है। सेक्शनल भी अभी दे सकते हैं, अभी टाइम है, हार्डली 2 आवर्स लगते हैं एक टेस्ट देने में। तो इस टाइम तो मुझे यही लग रहा है कि आपका बेसिक आप रिवाइज़ करो अच्छे से, टेस्ट दे दो और करंट अफेयर आप अपडेट करते रहो। आप CSAT तो सर अब सच में बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। अब मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थी, फिर भी मैंने UPSC के 2-3 साल के पेपर्स अटेम्प्ट किए थे, तो मेरा आ रहा था सेफ स्कोर में, तो मेरा वो इशू नहीं था। बट मैंने ये भी देखा है कि मेरे जितने मार्क्स, एक लड़के के थे, मैं नाम नहीं लूँगी, उसके भी मेरे जितने मार्क्स हैं, लेकिन उसका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ क्योंकि उसका CSAT रह गया था। 1072 मार्क्स उसके भी थे, मेरे भी थे, बट वो मेंस नहीं लिख पाया क्योंकि उसका वो भी 1 मार्क्स से। वो उस वक़्त इंसान को लगता है कि यार मैंने तो इंटरव्यू दिया है और मैं इस बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, ये बहुत ब्लंडर है। वो ब्लंडर है, एग्जैक्टली। तो इस टाइम अगर किसी को लग रहा है, पहले तो आप KS के भी और UPSC के भी प्रीवियस ईयर्स कर लो CSAT। अगर आप कंफर्टेबल जोन में आ रहे हो तो मुझे नहीं लगता उस पर इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, अगर आप बिल्कुल मार्जिन पे आ रहे हो फिर तो आपको, फिर क्या फ़ायदा है आपका उतना पढ़ने का जब आप क्लियर ही नहीं कर पा रहे हो। तो अल्टीमेटली आपको रेस जो है वो मेंस की है, बट आपको मेंस तक पहुंचाएगा तो प्रीलिम्स। तो इसलिए ये 2-3 चीज़ें हैं। तो आई गेस मैं क्लास में भी बोलता हूँ कि समझ सबको आती है कि प्रीलिम्स CSAT कितना इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी 99% लोग उसको सीरियसली अभी भी नहीं ले रहे हैं, अभी भी लास्ट मोमेंट के लिए रख रहे हैं। होता है ना कि इंसान वो अपने डीमंस को फेस नहीं करना चाहता कि भाई नहीं, मैं नहीं इस तरफ देखूंगा, मुझे ठीक आता है, जो भी होगा देखा जाएगा। तो वो जो डिनाइल वाला है ना, डिनाइल वाला फेस जाता ही नहीं है
लास्ट मोमेंट पे आके रहता है ओहो, अंदर से पता होता है कि नहीं यार, सबकॉन्शियसली आपको पता होता है नहीं होगा क्वालिफाई ऐसे, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको लगता है नहीं सब कुछ आता था, जीएस में स्कोर करके तो सीसैट नहीं हुआ। सर मुझे लगता है इस टाइम ना जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, पढ़ना इजी लगता है, पढ़ते सारे हैं, अच्छा लगता है, पॉलिटी में इंटरेस्ट आती है, हिस्ट्री में जब आप देखते हो इंटरेस्ट आती है सारा, बट जब आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो ना, वो घर से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंसान सोचता है यार क्यों मैं अपने आप पे इतना प्रेशर डाल रहा हूँ, मैं नहीं तो सर मतलब वो थोड़ी कोई बोलेगा फ़ोन करके आपने तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया, आप क्यों नहीं आ रहे हो टेस्ट देने। वो जब आपकी अपनी इंटरेस्ट है, जैसे मैं मेंस की टेस्ट सीरीज लिखती थी, मुझे अगर 70% भी प्रिपेयर होता था, 60% भी मैं बोलती थी इंशाल्लाह नहीं, अगर आज उन्हें स्किप कर दिया फिर नहीं तो ये दे पाएगी, इसलिए दे दे, जितने मार्क्स होंगे वो देख लेंगे, लेकिन वो ही करेज लानी है कि टेस्ट देना है। टेस्ट ही आपको अल्टीमेटली बताएगा आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, क्योंकि पढ़ते सारे हैं, बट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो ही उसी टाइम पता लगेगा आपने कितना इसको अंडरस्टैंड किया है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपको किस टॉपिक पे फोकस करने के ज़्यादा। तो मैं बोलती हूँ टेस्ट मन नहीं करता, मेरा भी नहीं करता था, मैं भी बहुत अवॉइड करती थी। जैसे मेरा मॉक, आप कितनी बार बोलते थे आ जाओ मॉक देने, मैं बोलती थी सर अभी रुको थोड़ा टाइम, मैंने देना भी था, फिर मेरा थोड़ा रीशेड्यूल हो गया ये, तो मैं नहीं दे पाई। जिस चीज़ का डर होता है ना वो इंसान तो बिल्कुल नहीं दे पाता है। तो मुझे लगता है इस टाइम कौन देख रहा है आपके मार्क्स, घर पे दे दो, सही बात है, अपने रूम में दे दो, नहीं आया अच्छे फाड़ के डस्टबिन में डाल के सोचो नहीं दिया, कान किसी को खबर नहीं होगी, किसी को खबर नहीं होगी, लेकिन आपको पता चलेगा आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, टेस्ट की इम्पोर्टेंस तो मेंस में, प्रीलिम्स में, फिर मॉक इंटरव्यू जो आपको वहाँ पे सजेशन मिलती है वो ही आपको पता लगता है कि वो अब मेन में भी तो यही बोल रहे हैं। तो हर टाइम पे टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ट्रू, आई कम्प्लीटली एग्री। सो मुझे लगता है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स इंशा ने प्रोवाइड किए हुए हैं, बहुत ही मतलब मैं मानता हूँ कि इनकी नज़र में बेशक इनको लग रहा हो कि मुझे बहुत टाइम हो गया, बट शी क्वालिफाइड इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। इनफैक्ट ये पिछली बार भी सेलेक्ट थी मेरे नज़र में, बस वो है कि किस्मत का खेल था, और शी हैज़ रियली क्रैक्ड इट इन द सेंस कि एग्ज़ाम प्रोसेस को क्रैक कर दिया कि कौन सी चीज़ अवॉइड करके मुझे फाइनल पहुंचना है। पहले अटेम्प्ट में जिसने जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच गया, शी और ही हैज़ डन एवरीथिंग राइट। किस्मत का खेल तो है ही एंड पे, मेहनत कांस्टेंट है, मेहनत हर किसी को करनी है, उसके बाद किस्मत का बहुत बड़ा रोल है। Sometimes some battles you lose, some battles you win. Last time you lost there was a small hurdle, वो आपने ओवरकम कर दिया इस बारी। So I'm sure Insha's insights will help you in overcoming a lot of mistakes and ensuring your selection in minimum time. Yes. एंड वी थैंक यू इंशा फॉर स्पेयरिंग टाइम। आज मेडिकल भी था, 10 जगह जाना था, कल रिजल्ट निकला है, सो थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम। एंड मैं मुबारकबाद आना चाहूँगा जाकिर सर को भी इस वीडियो पे कि आपने बहुत सारे मुझ जैसे स्टूडेंट्स को बचपन में हमारी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग की है, और अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। आप माशाल्लाह सिलेक्शन हो गई और आपने बहुत नाम रोशन किया उनका, और मैं दुआ करता हूँ कि आगे भी सक्सेस रहे, बीइंग अ ब्यूरोक्रेट भी आपका नाम बने, लोगों की आप बहुत हेल्प करें, और अपने स्टेट को, अपनी कंट्री को, अपने देश के लिए भी बहुत खिदमत करें। एंड थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशन वंस अगेन। सर ये तो मेरा प्लेजर है कि मैंने तो आपसे मिलने आना था, क्योंकि सर मुझे ऐसा होता था कि अगर मैं कभी कहीं पॉइंट पे फंस जाती थी, मुझे लगता था नहीं शोएब सर से बात करूँगी। वो मुझे याद है कि जब वो फेज़ था फेलियर और मेंस के बीच में, मैंने आपको बोला सर मैं क्या करूँ इस बार, आपने बोला कि आपके मेंस के अच्छे मार्क्स हैं तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना, क्योंकि इस टाइम एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो टेस्ट में, कि जहाँ आपको फीडबैक मिल रहा है कि अच्छा ये गलत है ये ठीक है। आपने मुझे उस टाइम बोला कि जैसा लिख के आई हो पिछली बार बस वैसा ही लिखना, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, बस वो ही रिवाइज़ करना। इसलिए सर मैं कभी नहीं भूलूँगी आपने जितनी हेल्प की है मेरी, तो इट वॉज़ माई प्लेजर कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, और भी अगर आगे भी मैं ज़रूर आऊँगी। और सारी मेहनत आप ही की थी, वो है कि कहते हैं ना कि 99.99% सब कुछ जो प्रिपेयर करता है उसका होता है। आई एम हैप्पी यू थिंक कि वी वर एबल टू हेल्प इन एनी वे, बट इट इज़ ऑल you and your struggle, your family, your everything. I'm happy that you feel I'm humbled and honored. However, it was completely you, to be honest. So thanks once again. And हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं. I'm sure जो लोग देखेंगे आज इस वीडियो को वो भी बहुत मोटिवेट होंगे आपसे.
एंड जब भद्रवा में इन पर्टिकुलरली हमारे अपने लोग ज़रूर मोटिवेट हो और सिलेक्शन लें, और भद्रवा की गर्ल्स इन पर्टिकुलर जो है आपसे ज़रूर इंस्पायर होंगी. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. एंड आपको और परेशान करेंगे हम फॉर मोर डिटेल सेशन, लेकिन फिलहाल आपको बहुत सारी चीज़ें करनी है. भद्रवा भी जाना है, वहाँ की मुबारकबादें भी लेनी है, मैट्रिक भी करना है. So thank you so much. So guys, we will be returning with more such inspirational stories. Keep watching, keep connected, stay tuned, और वीडियो को like, subscribe करना मत भूलना. Thank you.